हाय फ्रेंड, मैं अनुराग कुमार और आप सबों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरे अगले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि भाई 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं कंप्लीट। तो मैंने इस पर सोचा और मैंने इस पर वीडियो बनाया। मैंने सोचा कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कंप्लीट करवा दूं आप लोगों को। तो मैंने आज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव मैं दोनों आज आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और फिर मैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, बिना समय लेते हुए मैं आप लोगों को चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो मैं चैप्टर की ओर चलता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्टिव से पहले स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो मैं ऑब्जेक्टिव तो मैंने बुक से अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव को छाड़ करके भी लिखे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या कहता है कि श्रम विभाजन, ये जो पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है, तो ये निबंध हो, इसका सही आंसर निबंध। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं या कंपटीशन के हों तो इस कंपटीशन में भी पूछ देते हैं कि बाबा साहेब का भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। तो आप इस आंसर जान गए कि 14 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका आंसर है 14 फरवरी 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा ऑब्जेक्टिव है कि भीमराव अम्बेडकर जो थे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, यानी कि उच्च पढ़ाई के लिए वह कहाँ गए थे। तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क और लंदन, क्योंकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे। पांचवा है, उनके चिंतन रचनात्मक के कितने प्रेरक थे, यानी कि वो जो चिंतन थे वो इतने बड़े आदमी बने तो उनके पीछे वो किनके बताए विद्याओं पे चलते थे। तो इनका जो तीन तीन चिंतन थे, रचनात्मक चिंतन प्रेरक जो थे, पहला था बुद्ध, दूसरा कबीरदास और तीसरा ज्योतिबा फुले। ये तीनों ही प्रेरक थे जिन्हों के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रेरक मिली। छठा ऑब्जेक्टिव है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत से कंपटीशन में पूछे गए हैं। हाल ही में एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता तो आप लोग सभी जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे संविधान का निर्माण किए थे। अगला ऑब्जेक्टिव है, भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो इनका जो मृत्यु दिसंबर 1996 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। क्या इनका जो मृत्यु हुआ था वो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि इनकी उनकी रचना कौन कौन सी थी, यानी कि इन्होंने बहुत से बुक भी लिखे थे, तो उनमें से कुछ बुकों का नाम भी इसमें मैंने डाल दिया। तो बुकों का नाम है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा बुक था देयर मैग्नीज्म, तीसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा था द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर जुदराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कुछ जो रचना है वो आप जान लिए।
तो चलिए आगे अगले वीडियो का और बढ़ता हूँ। 9वां ऑब्जेक्टिव है जाति पाति तोड़ मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। यानी कि जाति पाति तोड़ के जो मंडल का जो वार्षिक सम्मेलन था वह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का कौन सा रूप है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का कौन सा रूप है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। अब अगला ऑब्जेक्टिव कहता है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है। यानी कि सभ्य समाज जो है, हमारा समाज जो है, उसमें श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के लिए। 12 ऑब्जेक्टिव है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण वह प्रत्यक्ष कारण क्या है। यानी कि हमारे भारत में जो बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण जो है वह क्या है। तो इसका प्रमुख कारण जाति प्रथा है, क्योंकि हम लोग आज भी जाति प्रथा मानते हैं कि अरे वो राजपूत है या चमार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव में आदर्श समाज क्या है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, 10th के एग्जाम में पूछते हैं कि आदर्श समाज क्या है। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित समाज को आदर्श समाज कहते हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व पर जो आधारित समाज रहते हैं उन्हीं को आदर्श समाज कहते हैं। और चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो दूध और पानी की तरह मिलकर आपस में मेल प्रेम बनाकर रहना भाईचारे का वास्तविक रूप है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। लास्ट ऑब्जेक्टिव है 15 भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जान गए। अब चलिए मैं बुक की क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूँ। तो हमारे बुक का पहला प्रश्न है क्या है। हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है हमारे बुक का, उसमें लेखक पूछते हैं कि विडंबना की किस विडंबना की बात की है। जो हमारे बुक में कहानी है उसमें किस विडंबना की बात की है और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका सही आंसर है लेखक जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। सही बात है, क्योंकि हमारे बुक में जो कहानी है उसमें जाति प्रथा की विडंबना की बात की है। पोषक कार्य कुशलता के आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करना विडंबना का स्वरूप है। यानी कि पोषक कार्य कुशलता के आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करना, इसका समर्थन करना ही विडंबना का स्वरूप है। चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कि जातिवाद के पोषक जो हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को माना गया है। यानी कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को माना गया है। और चलिए तो आप लोग को समझ में आ गई। तो मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर कहता है कि दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख उपस्थितियां क्या है। उपस्थितियां की बात करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जातिवाद। यानी कि कहता है कि ये जो जातिवाद है, जातिवाद के लिए दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख उपस्थितियां हैं। तो इसमें पहला क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का स्वरूप है। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन और इसके साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप है, रूप लिए। उसके बाद क्या है, दूसरा टिप्पणी में हम लोग बता रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज को आवश्यकता है। यानी कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज को आवश्यकता है।
समझा। और तीसरा, भारतीय समाज श्रमिकों का असविभाजन नहीं करती, यानी कि भारतीय सभ्य समाज जो है श्रमिकों का असविभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों में के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में पाया जाता है। और अगला टिप्पणी है, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, यानी कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, यानी कि जो जाति प्रथा जो है, जातिवाद जो है भारतीय समाज में, उसको श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कहा जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं कि जाति, यानी कि जो कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ की जो जाति मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जाति है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पारंपरिक कार्य कुशलता के आधार पर निर्भर है। अगला पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ कि पांचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? तो भारत में जाति प्रथा पेशा के आधार पर बांटी गई है, यानी कि भारत में जो जाति प्रथा वो पैसे के आधार पर बांटी गई है, जिससे मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पैसा में बंधा हुआ रह जाता है, भले ही यह पैसा अनुपयुक्त ही क्यों ना हो। वो कभी कभी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो भी उसे अपना पैसा बदलना पड़ता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए कमेंट में करके बताएं। थैंक्स।